को मजबूर करता है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, अब जरा आते हैं सत्यपाल मलिक को लेकर के भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि सुबह से आज हम लोग देख रहे हैं कि सीबीआई के छापे और लेकिन सत्यपाल मलिक के जितने जो सहयोगी हैं उनके यहाँ इस मामले को किस रूप में देखते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सत्यपाल मलिक ने अभी तक जितनी बातें कही हैं उन बातों को काटने के लिए, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सरकारी तंत्र से कोई नहीं आया अभी तक। क्या माना जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर के कही थी, तो क्या माना जाए? यहाँ तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर बात आनी चाहिए थी, प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं आई। आपके साथ भी सत्यपाल मलिक ने बात की, उसके आपसे ही शुरुआत हुई थी, उसके बाद और जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए सारे इंटरव्यूज में वही बातें आई हैं, लेकिन उस पर कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, और सत्यपाल मलिक अपनी बात पे आज भी अड़े हुए हैं, अडिग हैं। तो क्या ये मसला भी नींद उड़ाने में कामयाब दिखाई दे रहा है, जहां जब बीजेपी की नींद की हम बात कर रहे हैं? क्या ये 2018-19 की मैं बात कर रहा था कि 2018 में कुछ और परिस्थितियां थी, 19 के मई में कुछ और परिस्थितियां हो गई, अब हम 23 और 24 में हैं, और जब हम 23-24 या 18-19 की बात करेंगे तो पुलवामा सामने आ ही जाता है। पुलवामा की चर्चा करना लाजमी है। फिर जरा आपसे समझना चाहूंगा। जैसा मैं राजीव जी कह रहा था कि सत्यपाल मलिक को परेशान करने की एकमात्र वजह जो मुझे समझ में आती वो पुलवामा पे जो उन्होंने कहा कि सरकार ने लापरवाही की थी। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब पुलवामा पे हमला हुआ तो उनका फोन आउट ऑफ रीच था, उन्होंने ढाबे से आके मुझे फोन किया था। उन्होंने बाकी इंटरव्यूज, मेरे इंटरव्यू के बाद भी बाकी इंटरव्यूज में भी इस बात को दोहराया। असली वजह राजीव जी यही है। लेकिन अब जो सीबीआई जा रही है उनके पास हैरेस करने, उसकी मेरिट कुछ होंगी। जब मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके 1 साल पहले सीबीआई उनसे क्वेश्चन पूछ चुकी थी। भारत के संविधान का आर्टिकल 361 है, हमारे दर्शक भी गूगल करके पढ़ सकते हैं, जिसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति रहते हुए कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई या कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। तो जो सत्यपाल मलिक ने 2 मामले रद्द किए और वो विसिल ब्लोअर हैं, उन्होंने तो घोटाले उजागर किए। जो लोग घोटाले में शामिल है उनसे पूछताछ करे ना सीबीआई, जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं उनको या हमको। तो ये तो सत्यपाल मलिक का मामला तो ये कि उनके ऊपर वो तो विसिल ब्लोअर है, पहली बात। दूसरी बात कि पुलवामा, देखिए पुलवामा का मामला क्या है, पुलवामा से क्यों मोदी इतना परेशान है। और आप देखिए इसका टाइमिंग, आप देखिए कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद तुरंत ये कार्रवाई हुई है। परेशान इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पुलवामा को अब वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और याद कीजिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जनवरी 2019 में जो भी सर्वे आए, सब में एक भी सर्वे, इन्हीं के मीडिया का सर्वे, उन्हीं एजेंसीज का सर्वे जो हर एग्जिट पोल में इनको जीता हुआ दिखाते हैं, वही सर्वे बीजेपी को बहुमत नहीं दे रहे थे। 14 फरवरी को पुलवामा हो जाता है, उसके बाद बालाकोट होता है। विपक्ष के पास जो भी मुद्दे थे, चाहे राफेल था, चाहे चौकीदार था, सब चले गए पीछे। विपक्ष को मजबूरन वॉकओवर देना पड़ा और ये इनको एक जीत हासिल हो गई। विपक्ष पुलवामा पे तब भी नहीं बोल पाता था, अब भी नहीं बोल पा रहा था। सत्यपाल मलिक जब बोलते हैं तो सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, स्टेक होल्डर हैं, और गवर्नर रहते हुए उनके समय पुलवामा हुआ
अगर वो ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज, मेरी जानकारी में है कि हवाई जहाज मांगे गए थे, हवाई जहाज नहीं दिए गए मंत्रालय ने, और वो मेरे पास आते तो मैं हवाई जहाज दे देता। 13 फरवरी तक, यानी पुलवामा हमले के एक दिन पहले तक, ये सवाल भी उनसे पूछा, तब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई हमला हो सकता है। तो सरकार क्यों बैठी रही? क्यों उनको हवाई जहाज नहीं दिए गए? क्यों वो रूट सैनिटाइज नहीं था? सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि एक जिप्सी भी नहीं थी वहां पे। पुलवामा का हमला हो जाता है, 40 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद उन जवानों की शहादत पे वोट मांगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद वोट मांगा, शर्म की बात है लेकिन उन्होंने वोट मांगा। तो पुलवामा, अब जब सतपाल मलिक कहते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों के बीच में जाता हूं, अभी आप कर्नाटक में थे, वहां भी ये बातें होती थी। अब क्या है कि जब गवर्नर बोल रहा है तो लोगों के अंदर पुलवामा को लेकर सवाल खड़े होने लगे, संदेह पैदा होने लगा है। लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये चुनाव से संबंध था मामला इसका कुछ। ये दिक्कत है नरेंद्र मोदी की, और जितना सतपाल मलिक बोलेंगे, जितना ये चीजें जाएंगी, उतना मोदी साहब के लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का जो गुब्बारा है उसमें स्विच मारने का काम करता है जब भी सतपाल मलिक बोलते हैं। तो असली वजह ये है, और सतपाल मलिक के बार बार बोलने से, मीडिया को इंटरव्यू देने से ये बात बड़े पैमाने पर ऑलरेडी अभी भी जा चुकी है कि पुलवामा का मामला कुछ गड़बड़ है, लापरवाही हुई है, 40 जवानों को मरने दिया गया। ये संदेह और ये बातें हो रही हैं, और ये नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएगा 2024 में। इसलिए उनको चुप रहने की बात कही जाती है, इसलिए उनकी वो बोले नहीं तो सीबीआई से रेड डालवाओ उनके सहयोगियों के, ये उनकी जबान बंद करने के लिए हो रहा है। राजीव जी, पुलवामा और अब 2023 और 24, जरा ये भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2018-19 की बात, और उस समय क्या कुछ हुआ उस पर विस्तार से भी चर्चा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और क्या कुछ हो रहा है, क्यों कर्नाटक चुनाव तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई यानी एक्शन जो है वो नहीं होता है सतपाल मलिक या उनके करीबियों के ऊपर, और चुनाव हारने के बाद तुरंत क्यों एक्शन होता है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ साथ आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या रणनीतियां रहेंगी बीजेपी की खासकर, ये भी जानने की कोशिश करते हैं हम। आइए जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। अग्रवाल जी, किस रूप में आप देखते हैं 2024 का चुनाव, अगर उसको देखा जाए, और मोदी जी के नज़रिए से, बीजेपी के नज़रिए से जरा उसको हम समझने की कोशिश करें। विपक्षी एकता की बात सब चल रही है, वो जैसे जैसे धरातल पर आएगी उसकी चर्चा हम दिन पर दिन करते ही रहते हैं आए दिन, लेकिन ये जो कुछ है, और जिसमें एक बिल्कुल ही जनवरी महीने में कुछ और था, फरवरी मार्च महीने में कुछ और हो गया, चुनाव सामने, और 2019 की बात कर रहा हूं, और उसके बाद 303 सीटें अकेले अपने दम पर बीजेपी लेके आती है। क्या ऐसा ही कुछ 2024 में देखने जा रहे हैं हम? देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि देश के जवान शहीद होते हैं, जिस शासनकाल में शहीद होते हैं उस शासन से सवाल ना करके हम उसी शासन को अपने सर आंखों पर बिठा लेते हैं। देविंदर सिंह याद होगा आपको, डीएसपी पुलवामा, उन्होंने एक बयान दिया था अपनी गिरफ्तारी के दौरान कि साहब ये बहुत बड़ा खेल है, चुप हो जाइए। यही बयान तो मोदी जी ने भी सत्यपाल मलिक को दिया था कि साहब चुप रहिए, मैं ब्रेयर गिल्स के साथ देशाटन पर हूं,
इसलिए ढाबे से फोन कर रहा हूं। बड़ी अजीब सी बात है, पाकिस्तान का जैसे ही नाम आता है हमारा खून खौलने लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। चीन का आता है तो चुप हो जाते हैं। हमारी वहां हिम्मत नहीं होती कि हम गलवान पर बात करें। पुलवामा हुआ ही इसीलिए था क्योंकि कश्मीर एक ऐसा प्रोपोगेंडा स्टेट रहा है जिस पर 370 की बात कर करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कथित शहीद होने की बात कश्मीर में कह करके आप राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे हैं। वो जानते थे कि ये बहुत संवेदनशील है और अगर हमने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी, इससे बड़ा बात तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। जब हम अपने घर में कारगिल में अपने घर में घुसे हुए दुश्मन को मारकर चुनाव जीत सकते हैं, तो उसके घर में जाकर घुसकर अगर हमने मारकाट मचा दी तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे ही। सवाल यह है कि देश ने यह बात सरकार बनने के बाद क्यों नहीं पूछी कि भाई साहब ये हुआ तो हुआ क्यों, इसकी जांच क्यों नहीं बिठाते, आरडीएक्स कैसे आता था ये क्यों नहीं पता करते। अब तो 370 भी खत्म है, दोनों राज्यों के विभाजन हो गए हैं, एक दोनों केंद्र के अधीन है, लोकतंत्र स्थापित करने की स्थिति में आप आज भी नहीं आ पाए हैं। उसके बाद भी अगर आप कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर के जरिए चुनाव जीतने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी है, क्योंकि हमारा जो हिंदी बेल्ट है, हमारा देश का जो हिंदी बेल्ट है, उसके लिए उसके मन में इस मीडिया के जरिए जो नफरत बो दी गई है और जो पाकिस्तान का नाम आते हुए ऐसा कूदने लगता है जैसे उसके सारे गम दर्द पाकिस्तान पे हमला करने के बाद दूर हो जाएंगे। तो पृष्ठभूमि फिर वही तैयार की जा रही है। रोज किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी रोज हमले हो रहे हैं, रोज आतंकवादी घुस जाते हैं। जैसे ही आतंकवादी मारा जाता है सरकार को पता चल जाता है कि ये लश्कर तैयबा का था, ये जैश मोहम्मद का था। जब तक वो घूमता रहता है कश्मीर में तब तक उसे नहीं पता होता, उनका इंटेलिजेंस क्या करता होता है कुछ नहीं पता होता। जैसे ही वो मर जाता है, क्योंकि वो उठकर बोल नहीं सकता कि भैया मैं जैश मोहम्मद का नहीं था, मैं तो आम कश्मीरी था, आपने मार दिया, मैं आतंकवादी कहला गया। सबसे बड़ा दिक्कत यही है इस देश में कि हम जिंदे से सवाल नहीं करते। ये सरकार भी वैसा ही करती है, ये नेहरू जी से सवाल करती है, अपने जवाब नहीं देती। ये नेहरू जी ने क्या किया था, गांधी जी ने क्या किया था ये बताती है, हम क्या कर रहे हैं ये कभी नहीं बताती। प्लाट बिल्कुल तैयार है, फिर देखिएगा फिर वैसा ही होगा, मुद्दे वही होंगे और भावनात्मक मुद्दे के अलावा उपलब्धियां आपके पास है नहीं। कैसे जाएंगे आप 24 में सिवाय भावनाओं को भड़काकर। आप एक और नया मुद्दा देख रहे होंगे आजकल, एक बागेश्वर महाराज जी हैं, वो उन्हीं राज्यों में जाके हिंदू राष्ट्र स्थापित कर रहे हैं जहां भाजपा का शासन नहीं है। वहां वो उन राज्यों में क्यों नहीं जाते जहां भाजपा का शासन है, उनको उस राज्य में तो कम से कम हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देना चाहिए। ये सारा कथानक क्यों लिखा जा रहा है, इस बात को कर्नाटका ने तो बहुत अच्छे से समझा है और बजरंगबली की तरह इनको बता भी दिया है कि क्या होता है, वोट का पावर क्या होता है। बजरंगबली की शक्ति जब वोट के पावर में तब्दील होती है तो रिजल्ट कैसे आते हैं। जिस दिन ये बात हमारा देश समझ जाएगा उस दिन मुंह छुपाने की जगह नहीं है, ये बात नोट करके रख लीजिए। राजीव जी। जी संजय जी, आपको भी लगता है कि 2023 के बाद अब 23 में जितने चुनाव हैं, लेकिन 24 मुख्य चुनाव, आम चुनाव, और उसके लिए अभी से पटकथा तैयार की जा रही है? बिल्कुल, मैंने पटकथा तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ेगी और हम लोग 2019 में ही पुलवामा जैसा कुछ हो जाएगा इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन हम लोग मित्रों में आपस में चर्चा करते थे कि यार जो हालत है उसमें अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसमें या तो ये सरकार जीत जाएगी या चुनाव होंगे ही नहीं। तो हम लोग आपस में मजाक में ये बात तो करते ही थे और बाद में पुलवामा हो गया तो लगा ही कि सब कुछ क्लियर है। और अपना सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है वो तो तभी कहा था और तभी सबको पता था। अभी जैसे कहा प्रमोद जी ने कि उसके बाद हम लोगों ने क्या किया या सरकार ने क्या किया। सरकार ने अब जो सत्यपाल मलिक से परेशान है, सत्यपाल मलिक के कहने से परेशान है, ये सरकार ने 2019